नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड क्लास में मनोविज्ञान के प्रश्न हल करवाऊंगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में दूसरी क्लास होगी। इस क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास के प्रश्न पढ़ रहे थे। बाल विकास के जो क्वेश्चन थे कल हमने फर्स्ट क्लास में देखा। अब सेकंड वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के पूरे सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले चाइल्ड डेवलपमेंट रीड के सिलेबस में आपकी यूनिट है, ये सभी एग्जामों में आती है चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट। तो विशेष रूप से आप रीड की क्लास चली, इस संदर्भ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बगैर समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपके सामने। व्यक्ति आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का योग न होकर, व्यक्ति आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का योग न होकर क्या है? गुणनफल है। व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का योग न होकर गुणनफल है। यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, क्या बता रहा है ये? पर्यावरण का योग ना होकर अर्थात प्लस ना होकर क्या है मित्रों? गुणनफल है। व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का योग ना होकर गुणनफल है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का विकास आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा किसने दी? कौन से विद्वान ने दी? परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है। परिभाषा में आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया अर्थात योग न होकर गुणनफल है, उसे पर्सनैलिटी कहा जाता है, व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्तित्व नहीं, व्यक्ति कहा जाता है। तो यहां पर इस परिभाषा को देने वाले विद्वान का क्या नाम था? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इसमें वुडवर्थ। दूसरा हमारा ऑप्शन है वाटसन। तीसरा हमारा ऑप्शन है गेशेल, ऑप्शन सी गेशेल। और ऑप्शन जो डी है वो है जेम्स ड्रेवर। साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का योग न होकर गुणनफल है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही क्या है? व्यक्ति है। तो यहां पर ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन थे? आप उत्तर सोचे। यहां पर वाटसन ने जो परिभाषा दी वो अलग थी व्यक्तित्व की। यहां पर परिभाषा देने वाले थे वुडवर्थ। देखो, परिभाषा बहुत विद्वानों ने अलग अलग दी है, सभी परिभाषा याद होना भी संभव नहीं है, लेकिन ये परिभाषा परीक्षा में वही पूछी जाती है अक्सर जिनका एक्सप्लेन करने में कुछ महत्वपूर्ण रोल होता है, उस तथ्य को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे हम समझते हैं इस बात को कि यहां पर पहला वर्ड है आनुवांशिकता। यहां पर आनुवांशिकता से तात्पर्य क्या है दोस्तों? निश्चित एवं स्थिर गुण से है। आनुवांशिकता से तात्पर्य क्या है? आनुवांशिकता का मतलब है कि व्यक्ति में विद्यमान निश्चित व स्थिर गुण। निश्चित और स्थिर गुण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर पर्यावरण ये योग नहीं है। क्यों योग नहीं है? योग तब होता जब निश्चित और स्थिर गुण पर्यावरण में भी विद्यमान होते। यानी कि पर्यावरण में निश्चित और स्थिर गुण नहीं होते, इसलिए हम इसको योग ना कह करके क्या कहते हैं? गुणनफल या अंतःक्रिया कहते हैं। इसलिए वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का योग ना होकर उसका गुणनफल है। तो आप समझ गए होंगे, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। अब
इस क्वेश्चन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कल फिर अपन फ्लैशबैक में चलते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन हल करवाया था, विकास किसका परिणाम है। बिल्कुल याद करें आप, यदि आपने वीडियो देखा है तो विकास किसका परिणाम है, वहां पर मैंने आपको उसमें ऑप्शन था, ये आया हुआ सवाल है। तो विकास किसका परिणाम है, विकास बराबर, विकास परिणाम है परिपक्वता प्लस अधिगम, परिपक्वता प्लस अधिगम। बिल्कुल साथियों, विकास किसे कहेंगे, परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, और लर्निंग यानी जो सीखना है वही डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होगा, परिपक्वता के अनुसार व्यक्ति लर्निंग करता है। परिपक्व होना जरूरी होता है लर्निंग करने के लिए। इन दोनों का योग, प्लस का निशान यहां पर ध्यान दें, गुणनफल नहीं है। परिपक्वता और अधिगम दोनों का योग साथियों विकास कहलाता है। ध्यान रखना, दोनों सवाल अलग ही हैं। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, सूत्र है ये। या फिर हम इसको कह सकते हैं विकास किसका परिणाम है, तो विकास साथियों परिणाम है परिपक्वता और अधिगम का। दूसरी बात, ये सवाल अलग है, आनुवांशिकता और पर्यावरण, व्यक्ति, आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो व्यक्ति का योग ना होकर एक गुणनफल है। तो ये बात वुडवर्थ ने कही। और आनुवांशिकता में निश्चित और स्थिर गुण होते हैं, जबकि पर्यावरण में निश्चित और स्थिर गुण नहीं होते। इसीलिए इनको योग ना कहकर क्या कहा गया है, गुणनफल। दूसरा सवाल पर चर्चा करते हैं हम। हमारा जो दूसरा सवाल है वो बाल विकास से संबंधित पढ़ रहे हैं हम। और दूसरा जो सवाल है वो है विकास का क्या अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि एक विद्वान हुए कुर्ट लेविन ने साथियों एक सिद्धांत दिया, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। ये जो क्षेत्र अधिगम दिया था, फील्ड थ्योरी, ये कर्ट लेविन ने दिया। इस फील्ड थ्योरी में उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, मानव व्यवहार है, वो व्यक्ति और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी कि इन्होंने क्या परिभाषा दी कि मानव का जो व्यवहार है, वो किसका परिणाम है, वो है व्यक्ति और वातावरण का। व्यक्ति और वातावरण, यानी कि व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम क्या कहलाता है, मानव व्यवहार कहलाता है। यानी मानव व्यवहार की व्याख्या व्यक्ति और वातावरण के रूप में करने वाले जो विद्वान थे वो कर्ट लेविन थे या कुर्ट लेविन थे। साथ ही ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सूत्र जो आते हैं, मानव व्यवहार बराबर या व्यक्तित्व की व्याख्या इस प्रकार किसने की है, तो ये बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सभी सवाल अलग अलग हैं। तो मानव व्यवहार की व्याख्या व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया के रूप में करने वाले थे कर्ट लेविन। और साथ ही एक बात और ध्यान रखें, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, सदिश को हम कहते हैं वेक्टर्स। क्या कहेंगे, वेक्टर्स। दूसरा एक शब्द इन्होंने कहा तलरूप, इसे कहते हैं टोपोलॉजी। बिल्कुल, ये शब्दावली महत्वपूर्ण है। इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। सदिश यानी वेक्टर्स, तलरूप यानी कि टोपोलॉजी, और तीसरी जो शब्दावली है उसका नाम है जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, जीवन दायरा। तो 3 शब्दावलियों का प्रयोग किया और इनके इर्द गिर्द मानव व्यवहार की व्याख्या प्रस्तुत की, वेक्टर्स, टोपोलॉजी और जीवन दायरा, लाइफ स्पेस। मित्रों, कर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत की और विस्तृत व्याख्या क्या है, टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी मैंने बहुत सरल भाषा में और बहुत लंबा जो है वीडियो एक अपलोड कर रखा है। बहुत शानदार तरीके से उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें उस चैनल को, और वहां पर
आप डालना कोट लेविन का क्षेत्र अधिगम सिद्धांत बाय डॉक्टर अनिल यादव, वो वीडियो आपके सामने होगा, आप उसकी व्याख्या देखें, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा समझ में आएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर रहे थे, विकास का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, विकास का क्या अर्थ है, क्या विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, विकास का अर्थ है, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है बिल्कुल परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर जो श्रृंखला उसे विकास कहते हैं। या फिर ऑप्शन बी है हमारा, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन। और ऑप्शन डी है हमारा, परिपक्वता और अनुभव। ऑप्शन डी है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप से में होने वाले परिवर्तन। यहां पर 4 ऑप्शन है। विकास का क्या अर्थ है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले, मोटिवेशन के बाद होने वाले व्यवहार परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, या फिर अभिप्रेरणा और अनुभव, एक्सपीरियंस के फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या फिर परिपक्वता और अनुभव, मैचुरेशन और एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को अधिगम विकास कहते हैं। तो विकास किसे कहेंगे, ये सवाल आरटेट 2011 में आया हुआ है। रीट या आरटेट होता था उस समय, आरटेट 2011 पूछा हुआ सवाल है ये। यहां पर बात ये नहीं कि ये सवाल रिपीट हो या ना हो, लेकिन इस सवाल के संदर्भ में मैं आपको बहुत सारी विशेषताएं बताऊंगा, ये ऐसा क्यों है वो भी समझाऊंगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो साथियों, आपने ऑप्शन देख लिए होंगे, आपका आंसर क्या आप चेक कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं कि उत्तरोत्तर श्रृंखला से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल, उत्तरोत्तर श्रृंखला यहां पर भी है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऐसा ही है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। तीसरा, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यहां पर भी ऐसा ही है। और चौथे ऑप्शन में भी ऐसा ही, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो सबसे पहला हम ये समझते हैं कि उत्तरोत्तर श्रृंखला से क्या अभिप्राय है। उत्तरोत्तर श्रृंखला, साथियों, उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे से आगे, एक निश्चित क्रम में। तो यहां पर उत्तरोत्तर में 2 शब्द आते हैं, संगत और क्रमिक परिवर्तन शामिल होते हैं। उत्तरोत्तर में एक परिवर्तन होता है संगत और एक परिवर्तन होता है क्रमिक। यहां पर जो क्रमिक परिवर्तन है, इससे तात्पर्य है कि निश्चित दिशा में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्रमिक परिवर्तन कहा जाता है। यहां पर क्रमिक वर्ड भी दे सकता है, क्रमिक परिवर्तन। तो यहां पर क्रमिक से तात्पर्य है कि निश्चित दिशा में जो होने वाले परिवर्तन है,
निश्चित दिशा से तात्पर्य सिर से पैर की ओर विकास होगा, केंद्र से शिराओं की ओर विकास होगा। तो ये निश्चित विकास का एक क्रम होता है। विकास के क्रम में बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और चलना सीखता है। तो ये क्रमिक विकास कहलाता है। ये उत्तरोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आता है। दूसरा संगत से तात्पर्य विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे पीछे हुए परिवर्तनों, जो परिवर्तन होते हैं विकास में, जो परिवर्तन होते हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, शिशु का, तो उस पर जो परिवर्तन हमें परिलक्षित होते हैं, वो जो परिवर्तन है वो आगे होने वाले परिवर्तनों में एक संबंध को प्रदर्शित करते हैं, एक संबंध को बताते हैं। समझे आप इस बात को? संगत से तात्पर्य क्या है? इनका संबंध प्रतीत होता है। वापस समझे, विकास में जो परिवर्तन होंगे, विकास में जो परिवर्तन होते हैं वे पीछे हुए और आगे होने वाले जो परिवर्तन है उसमें एक संबंध को दर्शाते हैं। यानी कि ये विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये संगत परिवर्तन कहलाते हैं। तो उत्तरोत्तर का मतलब संगत परिवर्तन और क्रमिक परिवर्तन से है। दूसरी बात, इसको और अधिक समझने के लिए यहां पर परिपक्वता वर्ड आया है। अभिप्रेरणा को शामिल किया जबकि परिपक्वता को शामिल नहीं किया, कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को या उत्तरोत्तर परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। तो यहां पर परिपक्वता को नहीं शामिल किया, बल्कि किसको किया? अभिप्रेरणा को। साथियों, परिपक्वता को क्यों शामिल नहीं किया? एक विद्वान हुई है हरलोक, हरलोक लेडीज है, हरलोक महोदया कहती है कि विकास क्या है? विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यानी विकास जो है वो, उस विकास से तात्पर्य क्या है? केवल अभिवृद्धि तक ही नहीं है। अभिवृद्धि कब तक होती है? एक निश्चित आयु सीमा तक होती है, निश्चित आयु तक। तो अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती। तो क्या कहती है हरलोक? विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का, प्रौढ़ अवस्था की ओर जो व्यक्ति बढ़ता है उसके जो परिवर्तन होते हैं, प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रगतिशील क्रम से तात्पर्य यानी कि उन उत्तरोत्तर उसमें विकास होता जाता है, व्यक्ति के अनुभव उसमें शामिल होते जाते हैं। तो वहां पर विकास से तात्पर्य क्या है? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ये परिभाषा किसने दी? महत्वपूर्ण परिभाषा ये परिभाषा देने वाली थी हरलोक। अब यहां पर परिपक्वता को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी कि परिपक्वता एक निश्चित समय तक होती है, इसलिए परिपक्वता बाद में रुक जाती है। तो क्या बच्चे का विकास नहीं होता है, इसलिए परिपक्वता को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर किसको किया गया? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब हम भाषा विकास से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 3 कि बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? यानी बालक का जो सामाजिक विकास है उस सामाजिक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? सामाजिक विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सामाजिक जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? जिसमें आपका ऑप्शन ए ऑप्शन है अपना कि माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण का, माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण का, ऑप्शन बी है आपका कि सामुदायिक संस्थाओं का, जो सामुदायिक संस्थाएं होती है उन सामुदायिक संस्थाओं का
सामुदायिक संस्थाओं का, यानी कि बालक के जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? माता पिता के द्वारा किए गए पालन पोषण का, सामुदायिक संस्थाओं का, बड़े बुजुर्गों का। ऑप्शन सी है हमारा, बड़े बुजुर्गों का। और ऑप्शन जो डी है हमारा वो है गुरुओं का। ऑप्शन डी हम ले सकते हैं, गुरु का। यानी कि सोशल डेवलपमेंट पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सामाजिक जो डेवलपमेंट है बच्चे का, उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? बिल्कुल किसका पड़ेगा? माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण का। तो यहां पर हम परिवार भी कह सकते हैं और माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण का, यानी जो सबसे पहला, परिवार में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन माँ जो प्रथम गुरु मानी जाती है, तो माता पिता द्वारा किए गए लालन पालन जो करते हैं, जो हम सिखाते हैं कि बेटा ऐसे करो, नैतिक सामाजिक गुण पहले परिवार से बालक सीखता है, तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता पिता द्वारा किए गए पालन पोषण का। सामुदायिक संस्थाओं का भी पड़ता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसका हमको चुनाव करना पड़ता है। कई सवाल ऐसे होते हैं। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे के भीतर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चे के भीतर सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कब होती है? बच्चे के भीतर सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कब होती है? यहां पर हमारा ऑप्शन है पहला, बच्चे के भीतर सामाजिक व्यवहार की शुरुआत की 2 व 3 महीने से आविर्भूत हो जाती है। 2 व 3 माह में आविर्भूत होती है। सवाल क्या है हमारा कि बच्चे के भीतर सामाजिक व्यवहार की शुरुआत, यानी बच्चा पहली बार सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कब प्रारंभ कर देता है? 2 से 3 माह में आविर्भूत होती है, सामाजिक व्यवहार की शुरुआत हो जाती है, या फिर 9 से 10 माह में, 9 व 10 माह में आविर्भूत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि 18 माह में, 18 माह में आविर्भूत होती है, या फिर ऑप्शन डी है 24 माह यानी कि 1 वर्ष में आविर्भूत होती है। वापस सवाल समझे। पहले आप साइकोलॉजी में विशेष बात है, आप सवाल पर ध्यान दिया करें। यहाँ पर हमारा सवाल है कि भाषा विकास से संबंधित हम टॉपिक के कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट में। यहाँ पर सवाल है कि बच्चे के भीतर सामाजिक गुणों का व्यवहार जो होता है वो कब से प्रारंभ होता है? जो सामाजिक गुण है, उस सामाजिक गुणों के व्यवहार का प्रारंभ बालक कब कर देता है? दोस्तों, सामाजिक जो गुण है वो बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है, समाज से सीखता है। तो सामाजिक गुणों की जो शुरुआत है वो कब से होती है? 2 या 3 माह में हो जाती है, 9 से 10 माह में आविर्भूत हो जाती है, 18 माह में आविर्भूत हो जाती है, या 24 माह में आविर्भूत हो जाती है। जी, आपका राइट आंसर बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हो, इसमें राइट आंसर होगा आपका 2 से 3 माह में आविर्भूत हो जाती है। इस बात को समझे। अब आप सोचोगे 2 से 3 माह में बच्चे का सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कैसे कर देता है? बच्चा तो बोलता भी नहीं है, बोलने से ही सामाजिक व्यवहार की शुरुआत नहीं होती। आप समझे। जब नवजात शिशु होता है तो जो प्रथम महीना होता है, प्रथम माह, कौन सा माह? प्रथम माह। पहले महीने में जो बालक होता है वो बालक पहले महीने में मानव ध्वनि और किसी भी प्रकार की ध्वनि को, सामान्य ध्वनि में अंतर नहीं कर पाता। सामान्य ध्वनि और मनुष्य की ध्वनि में अंतर उसके लिए सब समान है, ध्वनि में वो अंतर नहीं कर पाता पहले महीने में। किंतु जब बालक दूसरे महीने में पहुंचता है,
सेकंड माह में होता है। 2 माह का बालक सामान्य ध्वनि या अन्य जो ध्वनि उसमें मानव ध्वनि में अंतर करना प्रारंभ कर देता है, यानी वो मानव की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। कब? 2 माह में। जब बालक 2 माह में मानव ध्वनि को पहचानना शुरू कर देता है तो दूसरे व्यक्तियों को स्वयं के पास देखकर वो मुस्कुराने लगता है। जब बालक के पास हम जाते हैं, बातचीत करते हैं कि बेटा कैसा है, बोल बोल करके हम बातचीत करते हैं, तो बच्चा मुस्कुरा करके जवाब देता है। तो वहां पर हाव भाव से, किसे? हाव भाव से अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो यहां पर 2 माह से 3 माह में बालक सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कर देता है। ये व्यवहार ही है, इसलिए सामाजिक व्यवहार की शुरुआत कब से होगी साथियों? 2 से 3 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा से संबंधित ही, कि बालक में या शिशुओं में उत्पन्न प्रथम ध्वनि कौन सी है? शिशुओं में उत्पन्न प्रथम ध्वनि कौन सी है? सवाल समझे। शिशुओं में उत्पन्न जो प्रथम ध्वनि है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा वाणी, ऑप्शन बी है हमारा क्रंदन। शिशुओं में या शिशुओं द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि कौन सी है? वाणी। दूसरा है हमारा ऑप्शन क्रंदन। तीसरा है वार्तालाप, सी ऑप्शन है हमारा वार्तालाप। और डी ऑप्शन है हमारा बबलाना। बबलाना। बिल्कुल मैं सभी को एक एक को स्पष्ट करूंगा। यहां पर हमारा सवाल क्या है वो समझे। शिशुओं द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि कौन सी है? पहली बार जब शिशु ध्वनि उत्पन्न करता है तो वो कौन सी करता है? वाणी की ध्वनि उत्पन्न करता है, क्रंदन करता है, वार्तालाप करता है, वार्तालाप मतलब बातचीत, या बबलाना प्रारंभ करता है। तो साथियों ये तो आपको पता है कि बातचीत तो बच्चा कर नहीं सकता, प्रथम ध्वनि सीधा बातचीत नहीं करता है। वाणी से तात्पर्य बोलना, तो सीधा बालक बोलता भी नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट होता है। जो बबलाने का प्रारंभ है, ये बबलाने का प्रारंभ 6 माह में होता है, इस पर मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। यहां पर जो बबलाना है, ये बबलाना 6 माह में बालक प्रारंभ करता है। ये प्रथम ध्वनि नहीं हो सकती, इसलिए क्रंदन से तात्पर्य होता रोना। यानी कि जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय जब तक बालक रोता नहीं है, जन्म होने के बाद, तब तक उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ नहीं होती। तो सवाल बहुत बेहतर बनता है कि बालक की श्वसन क्रिया का प्रारंभ होता है क्रंदन से या रोने से। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो बालक की श्वसन क्रिया का प्रारंभ क्रंदन से या रोने से होता है, इसीलिए शिशुओं द्वारा उत्पन्न प्रथम ध्वनि क्रंदन मानी जाती है। राइट आंसर होगा अपना क्रंदन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव वाणी का प्रथम लक्षण क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके है मानव वाणी का प्रथम लक्षण क्या है? आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है आपका मानव वाणी का प्रथम लक्षण, सबसे पहला हाव भाव। हाव भाव। ऑप्शन बी है आपका बबलाना। बबलाना। ऑप्शन सी है आपका वार्तालाप, रोना। और ऑप्शन डी है शब्द उच्चारण, रोना या क्रंदन। और ऑप्शन डी है शब्द उच्चारण। सवाल समझे। सवाल क्या है? सवाल है आपका मानव वाणी का प्रथम लक्षण कौन सा है? मानव वाणी का प्रथम लक्षण, ये हमारा सवाल है। सवाल कौन साल कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ये 6ठा क्वेश्चन है हमारा। तो मानव वाणी का प्रथम लक्षण हाव भाव प्रथम लक्षण है, या फिर बबलाना प्रथम लक्षण है, या फिर रोना प्रथम लक्षण है। मानव वाणी का, यहां पर साथियों ध्यान दो, ध्वनि नहीं है। पहला जो सवाल था कि शिशुओं में उत्पन्न ध्वनि, तो शिशुओं में उत्पन्न प्रथम ध्वनि रोना है। यहां पर क्या है कि मानव वाणी का, जब बालक बोलना प्रारंभ करता है तो वाणी का पहला लक्षण
किस रूप में प्रकट होता है? हाव भाव के रूप में होता है, या बबलाने के रूप में होता है, या रोने के रूप में होता है? साथियों, हाव भाव तो बच्चा यहां पर 2 माह में प्रकट कर देता है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन वाणी का प्रथम लक्षण बबलाने को माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका? बबलाना। देखिए बबलाना कैसे? बबलाने में जो बालक क्या करता है, एक तो बबलाने में ध्यान रखना, बबलाना प्रारंभ करेगा महत्वपूर्ण है 6 माह में। बच्चा कब करता है? 6 माह में बबलाना शुरू करता है। पिछली बार रीट में ये सवाल आया भी था, थोड़ा सा घुमा कर दिया था, पर 6 माह आंसर था उसका। तो यहां पर बबलाना सबसे पहला वाणी का प्रथम लक्षण है। दूसरी बात कि प्रारंभिक विस्फोटक ध्वनि, प्रारंभिक विस्फोटक ध्वनि भी कौन सी कहलाती है? बबलाना। बबलाना बच्चा आपने देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं? 6 माह का, मान लो कोई 7 माह का बालक है, वो क्या करता है? इस प्रकार की वो ध्वनि करता है, और वो ध्वनि बार बार करता है। अगर कोई गाड़ी या ट्रक चलाने लग गया तो होठों से ध्वनि निकलती तो फिर उसी प्रकार करता है। 1-2 दिन उसको करेगा, फिर भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ध्वनि उत्पन्न करने में शिशु को आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए बबलाने से वाणी का प्रारंभ माना जाता है। तो वाणी की प्रथम या वाणी का मानव वाणी का प्रथम लक्षण साथियों राइट आंसर होगा आपका बबलाना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों की भाषा कैसी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत छोटे बच्चों की भाषा होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन है बहुत छोटे बच्चों की भाषा कैसी होती है। तो बहुत छोटे बच्चों की भाषा, ऑप्शन ये है स्व केंद्रित, ऑप्शन बी है आपके सामने पराकेंद्रित, ऑप्शन सी है आपके सामने जो है समाज केंद्रित, और ऑप्शन डी है आपके सामने उपर्युक्त सभी। सवाल क्या है आपका? सवाल समझे, सवाल है आपका बहुत छोटे बच्चों की भाषा कैसी होती है? जब बच्चे छोटे होते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनकी भाषा कैसी होती है? साथियों, हमसे वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि उनका शब्दकोश बहुत कम होता है। इसीलिए वो अपने शब्दों की पूर्ण अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। यहाँ पर छोटे बच्चों की जो भाषा होती है वो अपने इर्द गिर्द अपने विचार बुनता है, और आसपास जो देखता है उसके विचार वहीं तक सीमित होते हैं। इसलिए ईगोसेंट्रिज्म भाषा होती है, ईगोसेंट्रिज्म विचार होते हैं बच्चे के, जिसे स्व केंद्रित कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका ईगोसेंट्रिज्म या स्व केंद्रित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास की प्रथम अवस्था पूर्ववाणी अवस्था। देखो, मानव वाणी का प्रथम लक्षण तो बबलाना था। मैं सवाल कर रहा हूं अब भाषा विकास की प्रथम अवस्था पूर्ववाणी अवस्था। भाषा विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? पूर्ववाणी अवस्था, यानी वाणी बोलने से पहले की अवस्था। वाणी बोलने से पहले बच्चा किस किस प्रकार हाव भाव या अन्य लक्षणों से अपनी प्रकट करता है। तो भाषा विकास की प्रथम अवस्था पूर्ववाणी अवस्था जो शिशु अवस्था में प्रारंभ होती है। किसमें प्रारंभ होती है? शिशु अवस्था में। यहां पर शिशु अवस्था में प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल नहीं है। वापस सुने, भाषा विकास की वह अवस्था या भाषा विकास की प्रथम अवस्था पूर्ववाणी अवस्था जो शिशु अवस्था में प्रारंभ होती है, जिसमें शामिल नहीं है। यानी पूर्ववाणी अवस्था में कौन सा लक्षण या कौन सी वाणी सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल आपके ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है क्रंदन, ऑप्शन बी है आपके सामने बबलाना,
बबलाना। ऑप्शन सी है आपके सामने हाव भाव, और ऑप्शन डी है आपके सामने उच्चारण। बिल्कुल साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सोचिए उत्तर कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। भाषा विकास की प्रथम अवस्था पूर्ववाणी अवस्था, जो शिशु अवस्था से प्रारंभ होती है, जिसमें कौन सी बात शामिल नहीं है। क्रंदन भाषा विकास की प्रथम अवस्था, रोने से रोना होता है, फिर बबलाने से शुरू होता है, हाव भाव उसमें शामिल होते हैं, 2 माह में बच्चा हाव भाव प्रकट करने लग जाता है। लेकिन साथियों जो उच्चारण है, बच्चा उच्चारण नहीं करता है, इसलिए उच्चारण यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा उच्चारण, जिसमें शामिल नहीं है। पूर्ववाणी अवस्था में उच्चारण नहीं आता। और आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हम हल कर रहे हैं। नवा क्वेश्चन है बोध कैसी क्षमता है। आपके सामने है बोध कैसी क्षमता है। बोध अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला ऑप्शन आपका है जन्मजात। ऑप्शन ए है जन्मजात, बोध कैसी क्षमता है जन्मजात। ऑप्शन बी है आपका आनुवांशिक, बोध कैसी क्षमता है जन्मजात है, आनुवांशिक है, अर्जित है। ऑप्शन सी है अर्जित, और ऑप्शन जो डी है वो है सभी, उपयुक्त सभी। यानी कि बोध जो है अंडरस्टैंडिंग, समझना मनुष्य की कैसी क्षमता है, जन्मजात, आनुवांशिक हेरिडिटी फैक्टर से आती है क्षमता, या अर्जित है, या सभी। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका अर्जित। बोध कैसी क्षमता है अर्जित है। साथियों आपको याद रखना, भाषा भी अर्जित होती है। कैसी होती है अर्जित। और जब तक व्यक्ति में भाषा का अभाव होता है तो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं बनती। भाषा के कारण ही व्यक्ति में बोध विकसित होता है, और बोध कैसी क्षमता है अर्जित क्षमता है। हमारा अंतिम सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूं भाषा विकास के, ये क्वेश्चन तो हमारे निरंतर चलते रहेंगे, डेली 10 क्वेश्चन। अगर आपको भाषा विकास से संबंधित वीडियो देखना है तो चिंतन का टॉपिक है, उसमें मैंने भाषा विकास दे रखा है। आप वहां पर डाल सकते हैं चैप्टर कि चिंतन पार्ट फर्स्ट या चिंतन पार्ट सेकंड में मिलेगा ये। तो आप पार्ट सेकंड या फर्स्ट चेक कर लेना, डाल करके पार्ट सेकंड चिंतन बाय डॉक्टर अनिल कुमार यादव, वो निकल करके आ जाएगा, और उस पर आप इसको विस्तार से देख सकते हो। और मैं इसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको बनाऊंगा चार्ट, तो आपको इजी होगा, इजी गोइंग आप जो है चैप्टर वाइज आप निकाल सकते हो। उसके लिए भी मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं हम। हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। जो हाव भाव है बच्चे के, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने, हाव भाव का प्रयोग वाणी के स्थान पर। ऑप्शन ए क्या है, वाणी के स्थान पर, यानी हाव भाव का प्रयोग हम वाणी के स्थान पर करते हैं। या फिर ऑप्शन बी, वाणी के पूरक के रूप में। वाणी के पूरक के रूप में। ऑप्शन सी है आपका दोनों के रूप में। और ऑप्शन डी है साथियों, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल है आपका कि हाव भाव का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या हाव भाव का प्रयोग किया जाता है वाणी के स्थान पर हम हाव भाव का प्रयोग करते हैं, या वाणी के पूरक के रूप में हम हाव भाव का प्रयोग करते हैं, या दोनों के रूप में। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर होगा दोनों के रूप में। हाव भाव जो होते हैं, जैसे मानो बड़े व्यक्ति है
तो बड़े व्यक्ति भी वाणी के स्थान पर, जैसे कोई व्यक्ति है तो क्रोध प्रकट करना है तो आंखों को चढ़ा करके, भौहें चढ़ा करके चेहरे का रूप बदल जाता है, तो वहां पर भी अपनी वाणी न कह करके आंखों से डराता है बालक को। पिता, आप देखा होगा आपने। तो ये वाणी के स्थान पर भी हम कर सकते हैं हाव भाव का प्रयोग, और वाणी के पूरक के रूप में, यानी कि पूरक कैसे, कि जब बालक बोलता है या बोलना प्रारंभ करेगा, मानव वाणी का, जब बालक प्रथम जो सवाल मैंने आपको बताया था कि बालक जो करता है, बोलता है, उससे पहले वो हाव भाव आदि क्रिया करता है, क्रंदन करता है, या फिर जो है वार्तालाप नहीं करता, वो बबलाता है। तो ये जो मैंने आपको बताई, ये सभी के सभी क्या है, ये वाणी के पूर्व के लक्षण है, पूर्ववाणी अवस्था के। तो पूर्ववाणी जो अवस्था है, उस पूर्ववाणी अवस्था से तात्पर्य कि वाणी के पूरक के रूप में, अर्थात कई जगह हम वाणी ना बोल करके उसे पूरक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और वाणी के स्थान पर भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर अपना होगा सी, दोनों के रूप में। बिल्कुल साथियों, ये हमारा आज के 10 क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रज्ञा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन की घंटी भी दबाएं साथियों, बिल्कुल, ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। रोज़ रोज़ जो है ग्रुप में भेजना पड़ता है, तो आप भी बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।